नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में लगातार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का गठन कर दिया है। इसके साथ ही एडीजी महिला एवं बाल विकास सुरक्षा का एक नया पद बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। दरअसल विपक्षी कांग्रेस, सपा और बसपा लगातार प्रदेश सरकार को कई जिलों में हो रही घटनाओं के मद्देनजर आड़े हाथों ले रही थी और इसके इतर सरकार ने भी इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिलों में पुलिस अधीक्षकों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर नियंत्रण के लिए महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का गठन करने को अब मंजूरी दे दी है। तो 20 अगस्त से यूपी में मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और कोरोना के काल में कैसा होगा मानसून सत्र और क्या क्या सुरक्षा अपनाए गए हैं, इसको लेकर के इंडिया न्यूज संवाददाता विजय मिश्रा ने खास बातचीत की है विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से। की शुरुआत हो रही है, ऐसे में सवाल उठता है कि किस प्रकार से ये पूरा मानसून सत्र रहेगा। जाहिर सी बात है कि कोरोना काल है और कोरोना काल में किस तरह से ये पूरी बातचीत होनी है, किस तरह से विधायक आएंगे और वो अपने सभी प्रश्नों का जवाब विधानसभा से चाहेंगे। तो इन सभी चीज़ों के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय विधानसभा अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में जो विधानसभा सत्र की शुरुआत है वो कितने दिनों के लिए की जा रही है और किन सुविधाओं के बीच में इसे शुरू किया जा रहा है, किस तरह की चीजें रहेंगी? कोरोना महामारी के कारण विधानसभा का सत्र बहुत ठीक से चलाया जाना ये बड़ी चुनौती है। इस दृष्टि से हमने माननीय विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ पहले ही विचार विमर्श कर लिया था और जो विचार विमर्श में बिंदु तय हुए उसमें एक तो एसी की व्यवस्था ठीक से करानी थी, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए अलग अलग बैठाने की व्यवस्था की बात थी। इसलिए हमने विधानसभा के भीतर की लॉबी 2 हैं, उनमें भी माननीय सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की है। दर्शक दीर्घा के भी एक हिस्से में माननीय सदस्यों के बैठने की व्यवस्था हमने की है। इसके अलावा महामारी को देखते हुए हमने माननीय सदस्यों की कोविड जांच के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था कर ली है। जहाँ जहाँ विधायक निवास हैं उनके निकटतम स्थानों की सूची हम बना रहे हैं, वहाँ पर इस जांच की भी व्यवस्था कर ली गई है। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय में जो लोग विधानसभा के भीतर सदस्यों के आसपास जाने वाले हैं उनकी जांच हमने कल करवा ली, जो शेष हैं वो आज पूरी हो जाएगी। विपक्ष के साथ और माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक साथ बैठक 19 तारीख को हम फिर से करने जा रहे हैं। उसमें जो सुझाव आएंगे, जो व्यवस्थाएं आएंगी, उनको और ठीक से चाक चौबंद कर लेने वाले हैं हम लोग। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से हमने कल एक बैठक बुलाई है गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, उसमें पुलिस के अधिकारी भी उपस्थित रहने वाले हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एजेंडा तय करती है, तो उसकी बैठक भी हमने 19 तारीख को ही बुलाई। तो एक कुर्सी छोड़ करके दूरी बनाते हैं। हाँ, सैनिटाइजेशन वगैरह की व्यवस्था भी अंदर रहेगी। बिल्कुल 100% सैनिटाइजेशन की व्यवस्था। बिल्कुल। तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने हमसे बातचीत की। जाहिर सी बात है कि विधायकों के कोरोना जांच को लेकर के अभी से ही उनके आवास के आसपास मेडिकल कैंप लगाने की बात कही जा रही है और साथ ही साथ विधानसभा के अंदर भी कोरोना टेस्ट की पूरी सुविधा होगी, सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा होगी और साथ ही साथ इस बार विधायकों के सीटिंग प्लान में भी चेंज होगा, यानी जो विधायक पास बैठते थे अब उन्हें एक कुर्सियां छोड़ करके बैठना होगा। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्षति वसूली के लिए 2 ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम पहुंचा रहे हैं। संपत्ति क्षति वसूली के लिए 2 ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दे दी गई है। ट्रिब्यूनल के गठन को मुख्यमंत्री की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील नहीं हो सकती है। लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 को मंजूरी मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। तो एक्सक्लूसिव और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यूपी में संपत्ति और क्षति वसूली के लिए 2 ट्रिब्यूनल का जो गठन है वो कर दिया गया है और इसकी जो संस्तुति है वो की गई थी और मुख्यमंत्री की तरफ से अब इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। तो यूपी में संपत्ति क्षति वसूली के लिए 2 ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। ये एक्सक्लूसिव और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
खुर्रम निजामी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। खुर्रम, 2 ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, मंजूरी भी मुख्यमंत्री की तरफ से मिल चुकी है, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 थी, उसके जो ट्रिब्यूनल बनने की बात थी उसके गठन की मंजूरी दे दी है। अब 2 जगह बनेगा, लखनऊ और मेरठ। इन दोनों जगह ये अधिकरण बनना है। और साफ बात है कि जो दिसंबर में जो घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में, खासतौर से लखनऊ में, जब एनआरसी और सीए को लेकर के प्रदर्शन हुआ था, वो हिंसक हो गया था। उसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला कर लिया था कि जो भी दंगाई होगा, जो नुकसान पहुंचाएंगे, वो वसूली उन्हीं से की जाएगी। और जो हाउस जो मानसून सेशन होने वाला है, उसमें नियमावली को रखा भी जाएगा, उसको कानून बनाया जाएगा। क्योंकि पहली बार राज्यपाल इजाजत ले ली गई थी कि वो 6 महीने तक रह सकता था। लिहाजा अब जो मानसून सेशन होने जा रहा है 20 तारीख से, उसमें रखा जाएगा और इसको फिर बनाया जाएगा, कानून पूरी तरीके से बनाया जाएगा। उसके बाद इसको अमल में लाया जाएगा। लेकिन जो बड़ी खबर अभी है कि 2 जगह अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल बनेंगे उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली के अंतर्गत, जो लखनऊ और मेरठ में होंगे। शुक्रिया खुर्रम, फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से अब इन 2 ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दे दी गई है। एक्सक्लूसिव खबर है क्योंकि यूपी में संपत्ति क्षति वसूली के लिए 2 ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जो कि एक लखनऊ और एक मेरठ में बनाया जाएगा, और इसकी मंजूरी मुख्यमंत्री की तरफ से दे दी गई है। बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर मथुरा से है। दिन दहाड़े 80 किलो चांदी की लूट की वारदात का मामला सामने आया है, और लूट की वारदात से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। 3 बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियार के बल पर व्यापारी मनोज के साथ ये लूटपाट हुई है। थाना गोविंद नगर इलाके के जन्मभूमि ओवरब्रिज का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे 25 लाख की चांदी लूट करके बदमाश फरार हो गए हैं। दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 बाइक सवार बदमाश बताए जा रहे हैं, जिन्होंने हथियार के बल पर व्यापारी मनोज के साथ लूटपाट की है। थाना गोविंद नगर इलाके के जन्मभूमि ओवरब्रिज का ये मामला है। तो दिन दहाड़े हुई लूट पर एसपी और पीड़ित व्यापारी ने क्या कुछ कहा, इसको भी सुनिए। क्या घटना हुई है? चांदी का काम करते हैं। क्या घटना हुई है? क्या हुई है? इनके साथ दिया, हमने तो बाई मीटर के लिए माल दिया था। ये स्कूटर से मैं से माल पॉलिश करके वापस ले जा रही है। कितना माल था भाई साहब? 91 किलो माल बताते। कितने लोग थे? ये माल ले जो माल ले जा रहा था? जो माल ले जा रहा था अकेले थे। किस पे ले जा रहे थे? स्कूटी पे? स्कूटी पे। कितने लोगों ने घटना को अंजाम दिया? 6 लोग बताते। 91 किलो क्या चांदी का सामान? पायल थी, पायल। किसकी? पायल सब पार्टियों की थी, हमारी भी। किस चीज की बनी हुई थी? चांदी की, चांदी। तो खबर गोंडा से है, जहां पे मरीज की मौत के बाद नर्सिंग होम में जमकर हंगामा हुआ है और तीमारदारों ने नर्सिंग होम में जमकर बवाल काटा है। अस्पताल परिसर में परिजनों ने तोड़फोड़ की। परिजनों ने शव ले जाने से इनकार कर दिया। नर्सिंग होम पर भारी संख्या में पुलिस बल भी इस दौरान तैनात किया गया है। तो गोंडा में तीमारदारों ने नर्सिंग होम में जमकर बवाल काटा है। अस्पताल परिसर में परिजनों ने तोड़फोड़ की है और गलत इलाज करने का आरोप नर्सिंग होम पर लगाया गया है। लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है और मौत के बाद नर्सिंग होम में जमकर हंगामा परिजनों की तरफ से काटा गया है। उधर शाहजहांपुर में किसान यूनियन ने गन्ना के बकाया भुगतान की मांग को लेकर के जमकर हंगामा किया और थानों का घेराव भी कर दिया। किसानों ने यह धमकी दी है कि अगर जल्द ही गन्ने का बकाया भुगतान किसानों को नहीं दिया गया तो फिर किसान यूनियन चक्का जाम भी करेगी। दरअसल जिले में गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर करोड़ों रुपए का बकाया है। इसको लेकर के किसान लगातार भुगतान की मांग को कर रहे हैं। किसानों का भुगतान न होने पर किसान यूनियन ने एक बार फिर से अब जमकर हंगामा किया है। उधर बागपत पुलिस का एक अवैध वसूली करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो में बागपत पुलिस एक ट्रक चालक से अवैध वसूली करते हुए नजर आ रही है। बताया यह जा रहा है कि यह वीडियो यूपी हरियाणा बॉर्डर की नेवाड़ा चेकपोस्ट का है, जहां पर अनुज कुमार नाम का एक सिपाही ट्रक चालकों से अवैध रूप से उगाही कर रहा है। अवैध वसूली के इस खेल का यह वीडियो ट्रक चालक ने अपने ही मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद सिपाही अनुज कुमार को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। उधर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चेतन चौहान का पार्थिव शरीर सोमवार को दोपहर के बाद ब्रजघाट गंगा किनारे पहुंचा और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार लोगों को अंतिम दर्शन करवाया गया और इसके बाद
पार्थिव शरीर को घाट पर पहुंचाया गया। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पुत्र विनायक चौहान ने पीपीई किट पहनकर उनकी चिता को मुखाग्नि दी। राजनेताओं से लेकर के समाज सेवियों और शहरवासियों ने चेतन चौहान को नम आंखों से विदाई दी। तो पंचतत्व में चेतन चौहान विलीन हो गए। आपको बता दें कि ब्रज घाट गंगा किनारे अंतिम संस्कार चेतन चौहान का किया गया राजकीय सम्मान के साथ। इस दौरान शहर की तमाम जानी मानी हस्तियां भी वहां पर मौजूद रहीं। सभी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अंतिम क्रिया में शिरकत की। उधर प्रतापगढ़ में डीएम के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं और सिपाही के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद डीएम प्रतापगढ़ ने इसके बाद पुनः 27 अगस्त तक कचहरी को बंद रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद कचहरी को खोल दिया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ी हैं। उधर चंदौली में सभी निजी चिकित्सालयों के डॉक्टर काली पट्टी बांध करके डीएम ऑफिस पहुंचे और डीएम को एक पत्र सौंपा। डॉक्टर्स ने डीएम को पत्र सौंपकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने भी डॉक्टरों को आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन उनके साथ है। आपको यह भी बता दें कि राजनीतिक उत्पीड़न और मारपीट की घटनाओं से आहत निजी चिकित्सालय के चिकित्सकों ने यह ऐलान किया कि 18 अगस्त से 24 घंटे के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को ठप रखेंगे। तो चंदौली में आपको बता दें कि डॉक्टरों की तरफ से काली पट्टी बांध करके विरोध जताया गया और इसके बाद एक ज्ञापन भी डीएम को सौंपा गया, जहां पर अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए डीएम को यह ज्ञापन डॉक्टरों ने सौंपा और डीएम ने यह आश्वासन दिया कि प्रशासन इनके साथ है। तो वहीं इस दौरान डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा, आइए आपको यह भी सुनवाते हैं। सब आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, डीएम साहब से मिले, क्या मामला है? देखिए, जनपद नहीं तमाम क्षेत्रों में आजकल ये आम प्रचलन हो गया है। जब मरीज बहुत ही सीरियस होता है, छोटे छोटे जगहों से निकल करके जब बड़े अस्पतालों की तरफ चलता है तो उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं, खून देने वाले लोग भी नहीं होते हैं और उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर होती है। लेकिन जब पेशेंट डॉक्टर मना करता है तो भी लोग विवाद करने की स्थिति में आते हैं और जब इमरजेंसी को मैनेज करने का प्रयास करता है चिकित्सक, तब लोग तो बहुत ठीक ठाक है। अगर 100 में 1% भी पेशेंट कहीं से कोई कैजुअलिटी होती है तो लोग हिंसक हो जाते हैं, उपद्रवी तत्वों को बुला लेते हैं, हॉस्पिटल में तोड़फोड़, गाली गलौज और तमाम तरह के हत्या जैसे संगीन आरोप लगा देते हैं। तो हमने जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मांग किए हैं कि इस तरह से जो घटनाएं पूर्व में बहुत दिनों से चली आ रही है, इस पर लगाम लगानी चाहिए और कम से कम हम लोगों को सुरक्षा चिकित्सकों को नहीं मिलेगी तो ये कार्य करने में हम लोग सक्षम नहीं हैं। इसी क्रम में जब उनको ब्लड के लिए बोला गया तो दे डिडंट हैव इवन अ सिंगल पर्सन टू डोनेट अ ब्लड, नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट। उनके पास कोई भी नहीं था ब्लड डोनेट करने के लिए। हमारे अपने स्टाफ 4 लोगों ने मिलकर के ब्लड डोनेशन करा। मैक्सवेल में ब्लड का धंधा नहीं होता, यहाँ पे आप डोनेट करोगे ब्लड, आपको तभी ब्लड मिलता है। ब्लड डोनेट किया गया और उसके बाद फिर उनको ब्लड चढ़ाया गया अपने तरफ से। सारा कुछ अपने तरफ से किया गया। नॉट इवन अ सिंगल पेनी वॉज टेकन बाय द हॉस्पिटल और बाय मी, बट स्टिल आफ्टर एवरीथिंग, इन सब चीज़ होने के बावजूद भी दूसरे दिन या तीसरे जब पेशेंट एक्सपायर की, पेशेंट सर्वाइव फॉर 36 आवर्स ऑन द वेंटिलेटर और उसके बाद फिर सर्वाइव करने के बाद बच्चा भी वेंटिलेटर पे गया, मदर भी गई। बच्चा वेंटिलेटर से 24 आवर्स के बाद बाहर निकल गया था, लेकिन मदर वेंटिलेटर पे थी। आफ्टर 36 आवर्स समहाउ मतलब शी कुडंट कोप अप और हीमोडायनेमिक कंडीशंस के कारण एंड सेवरल अदर कंडीशंस के कारण शी एक्सपायर्ड। लेकिन बेबी वॉज अलाइव, बेबी जिंदा था, मदर एक्सपायर कर गई। ये सब होने के बाद ये इस तरह की कैजुअलिटी होती है। घर वालों को समझा दिया गया था, मरीज़ के हस्बैंड को, उनकी ननद को, उनके भाई को, सब कुछ समझाने के बाद किया गया था। हम तो इनफैक्ट डीओटी की कंसेंट लेकर के ओटी में घुसे थे। उनको ये भी समझा दिया गया था कि मरीज़ की मौत ऑपरेशन टेबल पे भी हो सकती है। ऐसा नहीं था कि हमने बिना समझाए हुए उनको ऑपरेशन किया हो। सब कुछ समझा कर हमने लिखित में लिया था, सब कुछ समझाने के बाद ही ऑपरेशन किया था। उसके बाद भी इस तरह के लोग, अगर पेशेंट एक्सपायर कर जाती है, अगर 1% मोर्टालिटी होती है, आपको भी पता है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह लखीमपुर खीरी पहुंचे और पीड़ित परिजनों के साथ मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में जंगल राज है। बता दें कि लखीमपुर खीरी में 2 दिन पहले बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। संजय सिंह ने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर उनको न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है।
वहीं मथुरा पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है और पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक स्पा सेंटर से देह व्यापार करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 युवतियां और 3 युवक शामिल हैं। एसपी उदय शंकर सिंह ने बताया है कि मोती मंजिल कॉम्प्लेक्स में यूनिसेक्स स्पा सेंटर जो कि चल रहा था, और यहां पर एसपी उदय शंकर सिंह ने यह बताया कि मोती मंजिल कॉम्प्लेक्स में इस स्पा सेंटर के आड़ में वेश्यावृत्ति का काम हो रहा था। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए लोगों पर अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आज दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास सूचना पर क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा एक इमोरल ट्रैफिकिंग की सूचना पर यूनिसेक्स मयूरा स्पा सेंटर के नाम से संचालित हो रहा था। वहाँ पर इनके द्वारा छापेमारी की गई तो देह व्यापार से संबंधित वहाँ पर प्रकरण होता हुआ पाया गया। इस पर पुलिस के द्वारा 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उस स्पा सेंटर का जो संचालक है वह भी शामिल। तो वहीं नोएडा में 4 दिन से शिकायत लेकर पीड़ित परिवार थाने का चक्कर काट रहा है और पीड़ित परिवार का आरोप यह है कि पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। बता दें कि सेक्टर 49 इलाके में रहने वाली महिला से दबंगों ने मारपीट की, लेकिन 4 दिन के बाद भी दबंगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया है। और चलिए बात कोरोना की करेंगे। कोरोना का कहर लगातार जारी है और राजधानी लखनऊ में एक ही परिवार के 8 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना के मरीजों को क्वारंटीन नहीं कर रही और ना ही इस इलाके को अब तक सैनिटाइज किया गया है। कोरोना के मरीज ने सोशल मीडिया के जरिए गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, जिन व्यापारियों को कोरोना है वो खुलेआम दुकान खोलकर बैठे हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम इससे अनजान बनी हुई। उधर सुल्तानपुर में कोरोना पॉजिटिव विकास श्रीवास्तव को L1 हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन एक्टर विकास श्रीवास्तव अस्पताल से भाग निकला। एडीएम हर्षदेव पांडे के अनुसार विकास के भागने की जानकारी मिली है। अब पुलिस लगातार खोजबीन करके विकास की तलाश कर रही है। खबर वाराणसी से, जहां पर बीएचयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और मुफ्त इलाज नहीं होने पर छात्रों में गुस्सा है। बीएचयू अस्पताल में छात्रों को अब मुफ्त में इलाज नहीं मिलेगा। इलाज करवाने के लिए छात्रों को पर्ची का शुल्क देना होगा। बीएचयू प्रशासन के खिलाफ इसके बाद इसी फैसले को लेकर के जमकर नारेबाजी छात्रों के द्वारा की गई। अस्पताल में दलाली बंद करो। खबर रायबरेली से है, जहां पे पुलिस को सूचना ये मिली कि गांव में जुए का खेल चल रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और पुलिस को देखते ही जुआरी नाला कूदकर भागने लगे। इस दौरान एक युवक नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मुरादाबाद जनपद के महमूदपुर गांव में मामूली विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए और इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, तो फिर वहीं पुलिस ने दबंगों के खिलाफ केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खूनी संघर्ष की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पे कई जगह पर मारपीट की घटनाएं देखने को मिली हैं। घटनाओं का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल है। जौनपुर में 2 पक्षों में जमीन विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं कानपुर में मेडिकल स्टोर पर दबंगों ने हमला करके मेडिकल स्टोर मालिक और कर्मियों को जमकर पीटा। दबंगों ने दुकान में तोड़फोड़ भी की। तो फिर सोनभद्र में भी भाइयों के विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला और इस मारपीट में भी 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार भी किया। वहीं रामपुर में भी 2 पक्षों में जमकर लात घूंसे चले और एक दूसरे पर कुर्सियां तक फेंकी गईं। यहां पर भी पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। जौनपुर, कानपुर, रामपुर और सोनभद्र की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर के आपको बता दें कि 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और घटना में 2 महिला सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है और अब जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मारपीट की हकीकत क्या है, हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया है। क्षेत्र के ऊदपुर गेलुआ गांव में जिस तरह से 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, उसने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जौनपुर पुलिस का खौफ लोगों के अंदर नहीं है। जी हां, तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह चाहे महिला हो या पुरुष
एक दूसरे को लाठी डंडे से पीट रहे हैं, जिसके पूरे हादसे में तकरीबन आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस प्रथम दृष्टया तहरीर का इंतजार कर रही थी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। जब परिजनों की तरफ से तहरीर पड़ी है, उसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ साफ तौर पर इशारा करता है कि जौनपुर की पुलिस क्राइम रोकने में नाकाम साबित हो रही है। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज, जौनपुर। तो यूपी में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है और अपराधी पुलिस के लिए हर दिन चुनौती बन रहे हैं। एक तरफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन चल रहा है तो दूसरी तरफ अपराधी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। 3 तस्वीरें और ये तीनों ही घटनाक्रम जो कानून व्यवस्था उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि महफूज होंगी कब बेटियां दबंगों के आगे भी बेबस हैं और रिश्तों का कत्ल कैसे हो रहा है, उससे जुड़ी ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी में अपराध बेकाबू है। दबंग कानून का खुलेआम मखौल उड़ा रहे हैं। आलम यह है कि अपराधियों के आगे पुलिस कौनी है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। महीना अगस्त, तारीख 16, दिन सोमवार और प्रदेश में अपराध की एक नहीं कई वारदात, हत्या, लूट, चोरी, डकैती, साइबर ठगी। आइए आपको दिखाते हैं अपराध की हर वो तस्वीर जो प्रदेश में कानून व्यवस्था को मुंह चढ़ाती नजर आ रही है। सबसे पहले बात गोरखपुर की, जहां आपसी विवाद में चली गोली में एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल 2 पट्टेदारों के बीच विवाद हुआ और जमकर गोलीबारी हुई। वहीं दूसरी तस्वीर ललितपुर की है, जहां शराब पिलाने के बाद एक दोस्त ने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। तीसरी तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां ईंट से पीट कर 2 युवकों ने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच जारी है। वहीं बलरामपुर जिले में एक 19 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक की बाइक और उसकी जेब से 3000 रुपए बरामद किए हैं। मामले में FIR दर्ज कर टीमों का गठन कर दिया गया है। यूपी में पुलिस और अपराधियों के बीच आंख मिचौली का खेल जारी है। मेरठ में दंपत्ति की हत्या और लूट मामले में दबिश देने गई पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने 30,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बस्ती में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ के दौरान 50,000 का एक इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गोली लगने से घायल हो गया। लखीमपुर खीरी में दुष्कर्म के बाद एक बेटी की गला घोटकर हत्या। नोएडा की रहने वाली अमेरिकी छात्रा सुदीक्षा भाटी के बुलंदशहर में छेड़खानी से बचने के दौरान सड़क हादसे में मौत। ये सब ऐसे मामले हैं जो अपराध की दुनिया में प्रदेश की छवि को खराब कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या कानून का राज खत्म हो गया है या अपराधियों में इसका कोई खौफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।